नमस्कार। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि फ्यूचर्स को कैसे बाय और सेल किया जाता है, और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है। साथ ही फ्यूचर्स के जो एक्चुअल एप्लीकेशंस है उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हेजिंग को कैसे किया जाता है, हेजिंग के कौन कौन से टाइप्स है, किस किस प्रकार से हेजिंग की जाती है, वो सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे शॉर्ट सेलिंग से। सो लेट्स बिगिन। हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में देखा कि नॉर्मली हम पहले कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं और बाद में उसे सेल करते हैं। तो ऐसे में अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की फ्यूचर प्राइस बढ़ती है तो हमें फ़ायदा मिलता है। शॉर्ट सेलिंग उसके एग्जैक्ट अपोजिट होती है। शॉर्ट सेलिंग में फ्यूचर की प्राइस जितनी गिरेगी उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो शॉर्ट सेलिंग में पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट सेल करना होता है और फिर उसे आपको खरीदना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का जनवरी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 515 रुपये की फ्यूचर प्राइस पर बेचते हो और बाद में फ्यूचर प्राइस कम होकर 510 रुपये हो जाती है, तो पर शेयर बेसिस पर आपको 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो शॉर्ट सेलिंग में सिंपली जितनी प्राइस नीचे जाएगी उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, और अगर प्राइस ऊपर जाती है तो फिर आपको नुकसान होगा। जैसे कि अगर आप 515 रुपये की प्राइस पर आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेच रहे हो और आगे चलकर प्राइस 520 रुपये हो जाती है, तो आपको 5 रुपये पर शेयर का नुकसान होगा। हेजिंग करते वक्त शॉर्ट सेलिंग बहुत काम में आती है, जिसके बारे में हम आज इसी लेक्चर में बात करने वाले हैं। अगर लाइव शॉर्ट सेलिंग कैसे करनी है इसका भी आपको डेमो चाहिए तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आती है तो हम उसे भी ज़रूर कवर करेंगे। अब बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि जब आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमने खरीदा तब हमें करीब 2,07,000 रुपीज़ की मार्जिन पे करनी पड़ी। तो आप में से कई लोगों ने बोला कि ये तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जनरली फ्यूचर्स में कुछ इसी तरह की मार्जिन लगती है, लेकिन अगर आपको कम अमाउंट पर हेजिंग करनी है तो फिर आप ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर से बात करने वाले हैं। अगर किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको लॉस होने लगता है तो उस लॉस की वजह से आपकी मार्जिन धीरे धीरे कम होने लगेगी, और अगर आपकी मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है तो फिर स्टॉक एक्सचेंजेस और आपका ब्रोकर आपको और मार्जिन पे करने के लिए कहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने जनवरी मंथ का आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया था, लेकिन अगर उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट की फ्यूचर प्राइस लगातार कम होती चली जाती है तो हमारा नुकसान बढ़ता चला जाएगा और हमारी मार्जिन कम होती चली जाएगी। तो अगर उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है तो फिर आपका स्टॉक ब्रोकरेज फर्म आपको मार्जिन मेंटेन करने के लिए कहेगा, यानी और ज़्यादा अमाउंट मार्जिन के तौर पे करने के लिए कहेगा। और अगर आप वो मार्जिन अमाउंट बताए हुए टाइम के अंदर पे नहीं करते हो तो आपका स्टॉक ब्रोकरेज फर्म आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली सेल कर देगा। अब बात करते हैं हेजिंग के बारे में। फ्यूचर्स का जो एक्चुअल यूज है वो हेजिंग के लिए किया जाता है। तो हेजिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम 4 अलग अलग एग्जांपल्स लेने वाले हैं और उनकी मदद से हेजिंग के अलग अलग एप्लीकेशन समझने वाले हैं। मान लेते हैं कि आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 500 शेयर्स हैं जो आपने 1,000 रुपये पर शेयर की प्राइस पर खरीदे थे, और अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्राइस 2,000 रुपये हो गई है, यानी आपके उन 500 शेयर्स की वैल्यू अभी 10 लाख रुपए हो गई है। आप देखते हो कि अगले कुछ महीनों में इलेक्शंस आने वाले हैं और आपको लगता है कि इलेक्शंस की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर भी सकती है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो कि मुझे अपने शेयर सेल करने चाहिए या फिर हेजिंग करके जो टेम्पररी शॉर्ट टर्म रिस्क है इसे कवर कर लेना चाहिए। सारी चीज़ें सोचने के बाद आप हेजिंग की तरफ जाते हो, जिसके लिए सिंपली आप फ्यूचर्स का इस्तेमाल करते हो। आपके पास 10 लाख रुपए के रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं, इसलिए आप हेजिंग के लिए 10 लाख रुपए के रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर शॉर्ट करते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स के एक लॉट की साइज 5 लाख रुपए है, तो आप सिंपली रिलायंस इंडस्ट्रीज के 2 फ्यूचर्स के लॉट शॉर्ट करते हो। और जैसे कि हमने देखा कि शॉर्ट सेलिंग में जितनी प्राइस नीचे जाएगी उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आपने 1,000 रुपये पर शेयर की प्राइस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे थे और उनकी प्राइस फिलहाल 2,000 रुपये है, यानी पर शेयर बेसिस पर फिलहाल आप 1,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में हो, और आप नहीं चाहते कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की वजह से आपका नुकसान हो, और इसलिए आपने हेज पोजीशन लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स को शॉर्ट किया है। अब आपने जैसा सोचा था वैसा ही होता है और फ्लक्चुएशंस की वजह से शेयर की प्राइस गिर जाती है और गिरकर 1,500 रुपये हो जाती है। तो उस केस में कैश मार्केट में आपका जो प्रॉफिट था 1,000 पर शेयर का, वो कम होकर 500 रुपीज़ पर शेयर हो जाएगा। वही प्राइस 500 रुपये पर शेयर गिरने की वजह से फ्यूचर्स में आपको 500 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो इस तरह आपका 1,000 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट 1,000 रुपीज़ पर शेयर ही रहेगा। तो इस तरह के जो भी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं, शॉर्ट टर्म रिस्क होती है, उन्हें फ्यूचर्स की मदद से आप हेज कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जितने रुपए के शेयर्स आपके पास है उतने ही रुपए के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन आपको लेनी होगी। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 लाख रुपए के शेयर्स आपके पास थे, इसलिए आपने 10 लाख रुपए के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट सेलिंग की थी। अगर आपके पास कैश मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के एक लॉट साइज से भी कम अमाउंट के शेयर्स हैं तो फिर आपको ये मेथड यूज नहीं करनी चाहिए। तो हेजिंग की ये मेथड उन लोगों के लिए है जो बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं और शॉर्ट टर्म में जो बड़े फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं। वही अगर इस केस में प्राइस गिरने की वजह अगर बढ़ भी जाती है
तो भी उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो 1000 रुपीज पर शेयर का जो प्रॉफिट रहेगा वो तभी भी मेंटेन ही रहेगा। यानी फॉर एग्जांपल कैश मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर प्राइस बढ़कर 2500 रुपए हो जाती है, तो उस केस में कैश मार्केट का आपका पर शेयर प्रॉफिट रहेगा 1500 रुपीज। लेकिन आपकी शॉर्ट पोजीशन में आपको 500 रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि 500 रुपए से प्राइस बढ़ी है और आपने शॉर्ट पोजीशन 2000 रुपीज की प्राइस पर ली थी। तो प्राइस बढ़ने के बाद जो भी डिफरेंस रहेगा वो फ्यूचर्स में आपका लॉस रहेगा। तो कैश मार्केट में 1500 का प्रॉफिट, वही फ्यूचर्स मार्केट में 500 रुपए का नुकसान। इस तरह आपका टोटल प्रॉफिट पर शेयर 1000 रुपीज पर शेयर रहेगा। तो इलेक्शंस या कोई बड़ा इवेंट आता है और उस इवेंट को आपको हेज करना है, तब आप ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। अब फ्यूचर का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते कि इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस को यूएस से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और इस कॉन्ट्रैक्ट की साइज है $100 मिलियन। मान लेते कि टीसीएस को आज ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, लेकिन इसका पेमेंट टीसीएस को मिलने वाला है 2 महीने बाद। तो टीसीएस देखती है कि $1 की वैल्यू फिलहाल 73 रुपीज है। अब टीसीएस नहीं चाहता कि आगे चलकर अगर करेंसी में कोई फ्लक्चुएशन हुए तो उनको कोई लॉस हो। यानी फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम बाद अगर $1 की वैल्यू 73 रुपीज से कम होकर 70 रुपीज हो जाती है, तो टीसीएस को इस कॉन्ट्रैक्ट में काफी सारा नुकसान हो सकता है। तो इन सारी रिस्क को कम करने के लिए टीसीएस सिंपली जितने साइज का ये कॉन्ट्रैक्ट है उतने साइज का यूएसडी आईएनआर पेयर शॉर्ट करेगा। यानी $100 मिलियन की यूएसडी आईएनआर पेयर वो शॉर्ट करेंगे। तो इस केस में उनकी पोजीशन हमेशा न्यूट्रल रहेगी। यानी इस केस में $1 की वैल्यू चाहे कितनी भी हो जाए, वो 73 रुपीज रहे या फिर 70 रुपीज हो जाए या फिर 75 रुपीज हो जाए, इफेक्टिवली टीसीएस के लिए वो 73 रुपीज ही रहेगी, बिकॉज टीसीएस ने 73 रुपीज की प्राइस पर यूएसडी आईएनआर पेयर को शॉर्ट किया है। तो इस तरह अपनी रिस्क कम करने के लिए बड़े इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट्स फ्यूचर्स का हेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे फ्यूचर्स के और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे कि अगर किसी फार्मर को लगता है कि आने वाले टाइम में कॉटन की प्राइस कम हो सकती है, तो ऐसे में पहले से ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर फार्मर्स अपनी रिस्क को लिमिट कर सकते हैं। अभी जल्दी हम स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स की सीरीज भी ला रहे हैं और उसके बाद कमोडिटी मार्केट की भी एक सीरीज लाएंगे, जिसमें हम आपको कमोडिटी मार्केट के बारे में भी डिटेल में समझाएंगे। तो इस तरह फ्यूचर्स को आप कई सारी अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को स्पेकुलेशन के तौर पे यूज करते हैं, यानी वो हेजिंग के लिए नहीं बल्कि जस्ट स्पेकुलेशन के लिए उसे यूज करते हैं। जब कभी उन्हें लगता है कि प्राइस ऊपर जा सकती है तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं। जब कभी उन्हें लगता है कि प्राइस गिर जाएगी तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देते हैं, जबकि उनके पास कैश मार्केट में कई बार पोजीशन नहीं होती है। तो हेजिंग के बजाय कई बार लोग सिंपली स्पेकुलेशन करते हैं, जो कि कई बार डेंजरस साबित हो सकता है। मिस्टर वॉरेन बफेट डेरिवेटिव्स पर यह कहते हैं कि डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो आपका पूरा पैसा खा सकते हैं। तो डेरिवेटिव्स आपके लिए कई बार काफी रिस्की साबित हो सकते हैं, तो इसीलिए स्पेकुलेशन यहाँ पर अवॉइड ही करो तो बेहतर है। वैसे मिस्टर बफेट भी डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड तो करते हैं, लेकिन बहुत ही लॉन्ग टर्म में, जैसे कि वो 5 से 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंजेस पर जनरली 3 महीने तक ही कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, उससे ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिलते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बहुत लंबे टाइम के लिए चलते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को वो OTC दैट इज ओवर द काउंटर खरीदते या बेचते हैं। और OTC जनरली छोटे इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है, वो बहुत ही हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल होता है। यहाँ पर फ्यूचर्स के बारे में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आप फ्यूचर्स को एक्सपायरी तक होल्ड करते हो तो आपको उनकी फिजिकल सेटलमेंट करनी होगी। यानी फॉर एग्जांपल आपका ICICI बैंक का 1375 शेयर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है और आप उसे एक्सपायरी तक होल्ड करते हो, तो फिर आपको वो 1375 शेयर्स उस पर्टिकुलर प्राइस पर खरीदने ही होंगे। इसलिए अगर आपको फिजिकल सेटलमेंट अवॉइड करनी है तो एक्सपायरी से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर लीजिए। तो आज हम यही रुकेंगे और अगले लेक्चर से बात करेंगे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वहां पर आप कम अमाउंट में भी हेज कर सकते हो। सो अगर आप हेजिंग का लाइव डेमो और शॉर्ट सेलिंग का लाइव डेमो करना चाहते हो तो उसे भी पैरेलली हम कवर करेंगे और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की ये सीरीज भी जल्दी लॉन्च करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं। तब तक ये सीरीज आप जरूर अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी फ्यूचर मार्केट के बारे में और हेजिंग कैसे करते हैं इसके बारे में पता चले। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सी यू सून।